तो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। तो फटाफट 5.4 ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन एनसीईआरटी बुक का देखिए। 5.4.1 ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है, फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। तो ये एक एक करके हम इसके माइंड मैप देखने वाले हैं। यदि हम एनसीईआरटी का ये सेक्शन देखें वी हैव सीन से लेके इफ डैमेज तक, तो इस चैप्टर को इस सेक्शन को पढ़ने के बाद में आपको ह्यूमन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ये माइंड मैप देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हो रहा है। ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इस एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स और प्लाज्मा, और सेल्स जो रहती हैं सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। जितनी भी रेड ब्लड कार्पसेल्स होगा, प्लाज्मा होगा, वाइट ब्लड कार्पसेल्स भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो होती है सस्पेंडेड इन प्लाज्मा यानी सस्पेंशन फॉर्म में होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, कोलॉइड सस्पेंशन एंड मिक्सचर, तो वो सस्पेंशन फॉर्म में सस्पेंडेड रहती है सेल्स में। तो ब्लड कंपोनेंट्स यहाँ पर प्लाज्मा है, आरबीसी है जो इस पैराग्राफ में, और सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। ठीक है, चलो अब ह्यूमन ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सब्सटेंसेस कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में, राइट? तो फूड होता है डेफिनेटली। फूड मतलब कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाई जो अब्जॉर्ब करता है ना, मेनली कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन, फिर उसके बाद में प्रोटीन का और उसके बाद में फैट्स का। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद में एमिनो एसिड्स। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये फूड जो होता है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है होता है, डेफिनेटली ऑक्सीजन होता है। वेस्ट मटेरियल फॉर एक्सक्रीशन, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स वगैरह, ये इससे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से तो इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की नीड पड़ती है, पिगमेंट की। ओके, उसके बाद में और क्या ले जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट ले जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब वही लाइक एमिनो एसिड्स वगैरह में यूरिया, यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये सल्फर वेस्ट मटेरियल, मतलब यहाँ पर सल्फर वगैरह जो है, सल्फर वगैरह का वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और क्या होता है? ब्लड सॉल्ट्स, सॉल्ट्स है ना, शुगर, सॉल्ट्स, शुगर भी वैसे करता है, सॉल्ट भी करता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर है। तो अब हम एक्टिव रिकॉल करेंगे कि क्या क्या होता है ब्लड कंपोनेंट्स में। ब्लड कंपोनेंट्स में होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, फिर उसके बाद में दिस इज सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, और उसके बाद में रेड ब्लड कार्पसेल्स था, और उसके बाद में क्या था यार, बाप रे कितनी बेकार मेमोरी है। प्लाज्मा, प्लाज्मा है रेड ब्लड कार्पसेल्स। ओके, जो सेल्स रहती है वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती है। ओके, उसके बाद में वाइट ब्लड सेल्स भी आपको बताया, और फिर उसके बाद में प्लेटलेट्स वगैरह भी बताया। खैर इसमें नहीं है लेकिन आगे आएगा। अब उसके बाद में फूड ट्रांसपोर्टेड कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, फूड, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल, उसके बाद में क्या क्या था, क्या क्या था? फूड, ऑक्सीजन, अरे यार ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सॉल्ट्स। ठीक है, उसके बाद में ये था फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट। चलो ऑलमोस्ट हमने कर लिया एक्टिव रिकॉल। तो ये हमको माइंड मैप याद हो गया, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। माइंड मैप याद करते हुए चलना है, पहले भी एक्टिव रिकॉल करके हम याद करते आए हैं। तो अब हम रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ब्लड नेचर के बारे में जो बताया है वो हम देखेंगे। लो भाई एनिमेशन मैंने चालू ही नहीं किया, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड कंपोनेंट्स आप रिकॉल करो अभी के अभी। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ये भी अभी हमने रिकॉल किया, आप रिकॉल कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है पंपिंग ऑर्गन। क्या क्या चाहिए भाई ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? बॉडी में क्या क्या चाहिए? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन? वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन कॉल्ड हार्ट टू पुश ब्लड, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए, आर्टरी एंड वेन्स, एंड रिपेयर सिस्टम चाहिए फॉर डैमेज वर्क, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये तीन चीज़ें जो है वो चाहिए। ये आगे केवल अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, राइट? तो ब्लड का नेचर क्या होता है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वन टाइप ऑफ टिश्यू जो क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो,
फंडामेंटल ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है, आई थिंक वो भी चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9 की साइंस का, उसमें ब्लड को बोला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड का नेचर है। तो ये इंट्रोडक्शन है, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। जनरल ओवरव्यू दिया है, मेन कहानी है आगे। अब आ गए हार्ट के बारे में। वी आर अबाउट टू स्टडी दिस थिंग इन डिटेल। नाउ स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी अर्लियर क्लासेस में। तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, साइज ऑफ फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। चेम्बर्स, इसमें चेम्बर्स 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट। ये क्या काम करते हैं, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये है इसके चेम्बर्स। देन थिकर वॉल्स इन वेंट्रिकल्स, एज यू विल सी इसकी जो वॉल्स रहती है, क्योंकि पंप यहीं से होता है, पंप यहीं से नीचे से पंप होता है, ओके तो इसलिए देयर हैज टू बी थिकर वॉल्स इन वेंट्रिकल्स। वॉल्व्स जो रहते हैं, देखो यहाँ वॉल्व है, ये वाला, ये वी शेप वॉल्व, और यहाँ पे भी वॉल्व है, यहाँ पे भी वॉल्व है। तो वॉल्व जो रहते हैं दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। फिर से एक्टिव रिकॉल करते हैं, क्या है ये, मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें चेम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट हैज़ वॉल्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ये याद हो गया, ये याद हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ब्रेन एक्टिवेट हो गया, पहली स्लाइड में उतना नहीं था। चलो अब ब्लड सर्कुलेशन पाथवे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। हार्ट ब्लड सर्कुलेशन पाथवे। ब्लड सर्कुलेशन पाथवे क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है भाई, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है, फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, मतलब लेफ्ट एट्रियम मतलब यहाँ, राइट। फिर उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स टू बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप हो जाता है बॉडी के थ्रू, ओके। यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो रहता है ये एओर्टा के थ्रू यहाँ से आया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये गया एओर्टा में, ओके। अब उसके बाद में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये वेना कावा के थ्रू बॉडी में आया, ठीक है। फिर वो डेफिनेटली राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में गया राइट एट्रियम। फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल पंप्स टू लंग्स, क्यों, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये सीधे जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू प्योर होने यानी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है, और इधर लंग्स से प्योर होकर के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पहले लंग से आया, फिर बॉडी में गया, फिर बॉडी से आकर के वापस से लंग्स में गया, तो ये 2 बार हार्ट में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी। इट इज इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है यार, वर्टिब्रेट्स का मतलब ये होता है कि वो ह्यूमन बींग्स, वो बींग्स जिसमें ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को इन्होंने बोला है वर्टिब्रेटा, ओके। तो वर्टिब्रेट्स यानी the animals or the creatures which has this thing, okay, which have this vertebrates और रीढ़ की हड्डी, तो इसको बोला है उन्होंने वर्टिब्रेट्स। तो दिस वर्टिब्रेट्स में ये होता है 4 चेम्बर्ड वाला हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब फंक्शन क्या है हार्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डेफिनेटली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे तो फंक्शन बहुत सारे हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, है ना, और इसके पहले वाली स्लाइड में और इसके पहले वाली साइड में, मतलब ब्लड में वैसे तो बहुत सारी ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ें, लेकिन हार्ट में जो है मेन काम इसका क्या है, हार्ट में इसका मेन काम है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पंप ब्लड, डेफिनेटली एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इसका काम है बाबा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए,
ये हो गई है। और हार्ट के बारे में हमने बेसिक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो इस पाथवे से आता है, मतलब राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद में गया एओर्टा के थ्रू, और फिर इधर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू आता है, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन उसके बाद में लंग्स। फिर उसके बाद में मेन इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना एंड पंप ब्लड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक्टिव रिकॉल करके हमने याद कर लिया है। आगे चलें और एनसीईआरटी के माइंड मैप बनाते हैं। नाउ वेरिएशन, ब्लड सर्कुलेशन पाथवे हमने देख लिया, ठीक है, फंक्शन भी हमने देख लिया इसके पहले। अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वेरिएशन इन एनिमल्स। तो ओहो भाई साहब, एनिमल्स को बुला लेते हैं पहले। ओके, तो वेरिएशन इन एनिमल्स, तो बर्ड एंड मैमल्स में क्या होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट्स। ये वेरिएशन है, यानी 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के, जो अभी हमने देखा, क्योंकि हाई एनर्जी नीड है, एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, इसीलिए मैमल्स में, बर्ड्स में, हम लोग इसी में आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स मतलब दोज हु कैन प्रोड्यूस मिल्क, ओके, फॉर देयर बेबीज, तो उसको मैमल्स बोला है, राइट। तो ये बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है मेनली। अब उसके बाद में यहाँ पर एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स का क्या है भाई, ये तो सांप इसके पीछे पड़ा हुआ है। एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स का 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, टॉलरेट सब मिक्सिंग, इनको थोड़ा मिक्सिंग चलता है, कॉकटेल मॉकटेल सब चलता है। बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है और हमें मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा यार, इनका तो काम धंधा ही एकदम सिंपल कर दिया। अब इसमें और लोअर आ जाते हैं फिशेस। फिशेस के साथ में क्या होता है, दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, ब्लड टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन, इसमें गिल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है ब्लड के ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ब्लड डायरेक्टली टू बॉडी, और ये जो ब्लड जो है वो डायरेक्ट गिल्स से बॉडी में चला जाता है, इसलिए इनका 2 चेम्बर्ड हार्ट सही है। ब्लड गोज वंस थ्रू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, इनका सिंगल सर्कुलेशन है, एक बार आया हार्ट ने पंप के अंदर पहुंच गया गिल्स से, तो गिल्स से आया हार्ट में और ये फिर अंदर पहुंच गया, तो इनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है हम लोगों के, इतने ज़्यादा 4 चेम्बर्ड हार्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो ये डबल सर्कुलेशन है एक्चुअली, और ये जो डायग्राम है ये दोनों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद करना ही है। और ये जो डायग्राम है बाबा, ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, मोस्ट व्यूड वीडियो है, तो ये आप 5 मिनट्स में लर्न कर सकते हो, आप जाकर के वीडियो चेकआउट ज़रूर करना। 5 मिनट्स में एक्टिव रिकॉल से लर्न हो जाएगा यार, फ्लैश कार्ड से आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, लेकिन हम इसका बनाने वाले हैं माइंड मैप, जो कि बन गया। ब्लड प्रेशर फोर्स ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट वेसल वॉल, मतलब देखो ब्लड जो है एक्चुअली ब्लड वॉल पे क्या प्रेशर डालता है, जैसे ऐसे, मतलब जो एयर प्रेशर मेरे चीक्स पे डाल रहा है तो मेरा चीक प्रेशर एक्चुअली फील कर रहा है, वैसे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में प्रेशर डालता है वॉल्स पे, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, सो फोर्स ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट वेसल वॉल ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, आर्टरी में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें जो पंपिंग जो रहती है वो बहुत दूर तक हम करना रहता है हार्ट को, और उसकी वॉल्स भी थिक होती है। सो ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, तो आर्टरीज में ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, 2 टाइप का प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये होता है 120 mm ऑफ Hg, मतलब यहाँ पर स्फिग्मोमैनोमीटर से यदि आप इसका रीडिंग लो तो इट इज़ 120 mm Hg, ये रीडिंग है, 120 तक जाता है इसका रीडिंग, कुल मिलाकर के सिंपली ऐसा समझ लो। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब रिलीजिंग प्रेशर, वो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर डाल करके फिर फुस 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 प्रेशर रिलीज करते हैं, ऐसा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये 120 mm Hg से ज़्यादा हुआ मतलब आपका ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, है ना,
उस पे वॉल्स पे, आपके ब्लड वेसल की वॉल पे। इसका मतलब 120 से ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। और रिलीज करने पर नॉर्मल 80 mm ऑफ Hg पर जाकर के वो रुक जाता है। ये देखो 120 यहाँ पर है, 120 और रिलीज करने पर 80, ठीक है, प्रेशर कट ऑफ। अब ये 80 से यदि जिसमें नीचे गया, इट मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया। तो 80 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 120 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज नॉर्मल रेंज। सो दिस इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। तो आर्टेरियोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो भाई साहब ऐसा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ खाना पड़ेगा। ओके, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली आर्टरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो रेजिस्ट करेंगी, कैन लीड टू आर्टरी रप्चर। अरे बाप रे, आर्टरी उससे फट भी सकती है। एंड कैन लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें हमने मेनली क्या क्या पढ़ा? देखो, सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। एक्सर्ट जो ब्लड जो रहता है वो प्रेशर अपनी वॉल्स पे, जो आर्टरी और वेन्स की वॉल पे जो एक्सर्ट करता है, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब रिलीजिंग, इट इज़ 80 mm ऑफ Hg। और हाइपरटेंशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो आर्टरीज जो रहती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थिन हो जाती हैं, और हमें जो है आर्टरी रप्चर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो ब्लड फ्लो है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सब हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो कैन लीड टू आर्टरी रप्चर, कैन लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में। आपको ये माइंड मैप बनाना है और उसके बाद में एक्टिव रिकॉल करना है, छुपाना है और फिर रिकॉल करना है। एक बार में याद नहीं होगा, एक बार में 50% भी इंफॉर्मेशन आपने रिकॉल कर लिया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ये तरीका ही है सही मायने में पढ़ाई करने का। आप इसको करके देखिए, लगभग 1 महीना ट्राई करके देखिए, अभी बहुत टाइम है। आप एक बहुत ही पावरफुल स्टडी टेक्निक सीख जाएंगे। उसके बाद में फ्लैश कार्ड्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब आगे द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है डेफिनेटली, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब माइंड मैप में, ब्रीफ में। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज जो रहती है वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। हाई प्रेशर रहता है आर्टरी में, थिक इलास्टिक वॉल्स रहती है, थिक इलास्टिक वॉल्स रहती है, रबर थिक जैसे। डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है आर्टरीज। वेन्स क्या होती हैं? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स, ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती है। ये हार्ट से पंप होता है ऑर्गन में, ये ऑर्गन से कलेक्ट होता है। ब्रिंग बैक टू हार्ट, ये हार्ट में ऑब्वियसली वापस लाते हैं, आपने देखा होगा वेना कावा के थ्रू। नाउ लोअर प्रेशर रहता है इसमें वॉल्स होते हैं, वन वे फ्लो के लिए वॉल्स रहते हैं। बैक फ्लो से रोकने के लिए इसमें वन वे के लिए वॉल्स होते हैं वेन्स में, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कैपिलरीज। अब आप बोलोगे आर्टरीज में क्यों नहीं होते? बाबा यहाँ फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि, और लगातार होता है कि इसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वॉल्स की, लेकिन इसमें फ्लो कम रहता है इसलिए वॉल्स की ज़रूरत पड़ी है बैक फ्लो को रोकने के लिए। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कैपिलरीज, और कैपिलरीज से जॉइन हो करके वेन्स बनती हैं। नाउ अब इसको फिर से आपको एक्टिव रिकॉल करना है। क्या है भाई ये आर्टरी वगैरह? ये आप करो, पॉज करके करो। कर लिया? ठीक है, चेक करो। आर्टरीज ये इतनी बातें थी, वेन्स ये इतनी बातें थी। ठीक है, ये करना ज़रूरी है एक्टिव रिकॉल एक्चुअली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज जो था नेक्स्ट, उसके बारे में। स्मॉलेस्ट वेसल है कैपिलरीज, एकदम स्मॉलेस्ट, सिंगल सेल थिक होती है एक्चुअली, सिंगल सेल थिक। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती है कैपिलरीज में। वॉल्स आर वन सेल थिक, ये लिखा हुआ है सिंगल सेल थिक, यही एक्चुअली इसका पहचान है, सिंगल सेल थिक। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड एंड सेल्स का एक्सचेंज करती है कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म वेन्स, और कैपिलरी जो है वो वेन्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर भी हम देख चुके हैं। वेन्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड
by joining capillaries, और here it is written that capillaries joined to form veins. ठीक है, अब उसके बाद में प्लेटलेट्स के बारे में हम पता करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है एक्चुअली? ये जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है ना, तो ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर के कलेक्ट होकर के इसका ब्लड का जो फ्लो है उसको रोक देती है। मेंटेन सिस्टम इफ ट्यूब्स लीक, सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, बॉडी के अराउंड ये सर्कुलेट होते रहती है। कौन सी बॉडी? ये बॉडी, ये वाला जो फट गया है ना, उसके अराउंड ये सर्कुलेट होती है। प्लग लीक्स एट पॉइंट ऑफ इंजरी, ठीक है। हेल्प ब्लड क्लॉट, मिनिमाइज ब्लड लॉस, अवॉइड प्रेशर लॉस, ब्लड क्लॉट बनने में हेल्प करता है, ब्लड लॉस को अवॉइड करता है, अवॉइड प्रेशर लॉस, प्रेशर लॉस, इसमें प्रेशर का लॉस नहीं होना चाहिए, प्रेशर बना रहना चाहिए, उसके भी लॉस को अवॉइड करता है। तो प्लेटलेट्स भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को चोट लगने के बाद ब्लीडिंग बहुत देर तक होती रहती है, उसमें मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेटलेट्स और कैपिलरीज। प्लेटलेट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैपिलरीज और ये तो है ही। तो ये डैमेज से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, आखिरी में अब लिम्फ के बारे में देखते हैं। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड, नॉट अ द, लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड एक्चुअली सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर रहता है, यानी कलरलेस काइंड ऑफ रहता है, और एक पूरा सिस्टम रहता है बॉडी में। कंटेन्स लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन लेस रहता है। ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज रहती है, ये भी और शॉर्ट होते 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 होते, ये देखो शॉर्ट होते होते लिम्फेटिक, ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी में रहता है। कैरीज डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्टेड फैट को ये कैरी करता है मेनली, और ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, बाहर कर देता है ये, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वो है माइंड मैप, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। आप लोग बना रहे हो ना माइंड मैप बनाते रहना, क्योंकि माइंड मैप से पढ़ने में ये चैप्टर इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ना कि आपको ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप माइंड मैप से ही समझ लो, और कुछ पॉइंट जो आप ना पकड़ पा रहे हो उसके लिए आप वापस से बुक में जाओ, ठीक है। तो जैसे lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid extracellular space back into the blood। तो ये जो है ये चीज़ें यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप ये रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो, बहुत ही काम का है ये, बहुत ज़्यादा काम का है। ओके चलो भाई, अब इसके बाद में अब हम लोग आ गए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। ये 3 पैराग्राफ को इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई है। रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में रॉ मटेरियल्स और एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड क्यों पड़ रही है, और एनर्जी नीड्स क्या क्या हैं, राइट। तो रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी क्या है? सिंपल कंपाउंड्स, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इसमें लग रहा है। एनर्जी क्या है? फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, तो एनर्जी इसको मिल रही है लीव्स से, फोटोसिंथेसिस से, अरे वहीं से मिलेगी यार। रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिनरल्स, ये भी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या नीड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की? क्योंकि डिस्टेंस है ऑर्गन्स के बीच में, बहुत सारी लीव्स है, फ्रूट्स हैं, पेड़ बहुत बड़ा होता है, अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इसमें डिस्टेंस रहता है, तो भैया खाना भी पहुंचाना है, पानी भी पहुंचाना है, तो कैसे करें? डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, डिफ्यूजन इसके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और खासकर लार्ज टॉल प्लांट्स, दो एक मंजिला, दो मंजिला, 80 मीटर, 100 मीटर, बाप रे 200 मीटर, कितने सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो कैसे आप पहुंचाओगे? डिफ्यूजन से पहुंचा नहीं सकते। सो दैट्स वाई प्लांट नीड्स, ट्री नीड्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नाउ एनर्जी नीड्स क्या है? एनर्जी नीड्स इनकी ये है कि भाई प्लांट्स डू नॉट मूव, तो लो एनर्जी नीड है, वो बेचारे इधर उधर घूमते नहीं है और दिमाग भी उतना नहीं चलाते, होते ही नहीं, तो इतनी ज़्यादा उनको एनर्जी नीड नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स रहता है प्लांट में, जैसे छाल हो गई, कैम्बियम वगैरह होता है ना, बार्क वगैरह, तो डेड सेल्स हैं, तो ये भी होता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी नीड कम है। कैन यूज स्लो ट्रांसपोर्ट, और आराम से खाना पानी पहुंच रहा है, आज खाना निकला तो 4 दिन बाद पहुंच रहा है, चलेगा जी चलेगा, हम तो वैसे ही आधे से ज़्यादा मरे हुए हैं, हमें चलेगा। तो प्लांट में ये इंट्रोडक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी क्या क्या लग रहा है। एक्टिव रिकॉल करो भाई, रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी क्या लग रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह लग रहा है, वाटर लग रहा है, फोटोसिंथेसिस का है,
एनर्जी, तो ये रॉ मटेरियल एनर्जी लग रहा है। और ये क्या था भाई, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड क्या है, उनके जो ऑर्गन्स है जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं और डिफ्यूजन इज़ नॉट सफिशिएंट, और तीसरा वाला मिस कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एनर्जी, लो एनर्जी नीड है, और यार आप लोग बता रहे हो, लो एनर्जी नीड है, और चलेगा बहुत दिन तक खाना, मतलब इट विल टेक डेज टू एक्चुअली गेट फूड, स्लो ट्रांसपोर्ट चलेगा, लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स, प्लांट्स डू नॉट मूव्स, यहाँ पर है लार्ज टॉल प्लांट्स। ठीक है ठीक है, एक्टिव रिकॉल मैंने किया 60% 70% किया, चलेगा, वेरी नाइस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए और फूड के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम एंड फूड के लिए फ्लोएम। फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम याद रखो, उप्स, फूड एंड फ्लोएम याद रखो। ओके, जाइलम फॉर वाटर, राइट। ओके, जाइलम फॉर वाटर मूव्स वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ज़्यादा एक्चुअली कैरी करता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से मिले हुए वाटर एंड मिनरल्स को करता है। कंटिन्यूअस चैनल्स, रूट, स्टेम, लीव्स, ये कंटिन्यूअस चैनल है, ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन के थ्रू जाता है, पाइपलाइन के थ्रू। ओके, तो ये कंटिन्यूअस चैनल होना चाहिए। अब इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्या है, रूट सेल्स टेक अप आयंस, रूट सेल्स जो रहते हैं वो आयंस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है क्योंकि आयन ले लिया तो रूट वर्सेस सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो गया, तो अब रूट जो है वो वाटर में मूव, वाटर जो है वो रूट में मूव करना शुरू कर देगा, है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ना, मूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन, नो, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो क्योंकि इन्हें सॉल्ट ले लिया तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर हो गया, तो वो हायर जो है इसमें रूट में, सॉइल में, तो सॉइल से कहाँ चले गया, रूट में, क्योंकि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो गया वाटर का, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो क्रिएट्स अपवर्ड पुश्ड कॉलम, तो एक अपवर्ड पुश्ड कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अदर स्ट्रैटेजी नीडेड फॉर हाइट, हाइट यदि हो गया तो ऊपर फिर वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी चाहिए, है ना, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी चाहिए जो कि एक पुल क्रिएट करेगा। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च है, यानी फूड है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ देखो ऊपर भी एरो जा रही है, नीचे भी एरो जा रही है, क्यों ऊपर भी एरो जा रही है, क्योंकि लीफ के लिए जा रही है, लेकिन वापस से स्टेम में और रूट्स में भी तो फूड पहुंचाना है, इसलिए डाउनवर्ड भी है। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ओके, लीव्स टू अदर पार्ट्स के लिए है ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप फिर से इसका एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, जाइलम का क्या क्या है, करिए, पॉज करके करिए। ओके, कर लिया आपने, गुड। तो इतनी सारी बातें, सिंपल सिंपल सा माइंड मैप है यार, सिंपल सिंपल सा माइंड मैप है, उसको यदि हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हमें सोचने वाली बात है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो बहुत आगे की बात है। ओके, तो चलो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हो गया। अब हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, अब ये वाटर एंड मिनरल्स का जो लोकेशन है वो क्या है, जाइलम है। मैकेनिज्म क्या है, रूट प्रेशर मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, रूट पे प्रेशर पड़ रहा है, वही ऑस्मोसिस के कारण से, सॉल्ट एब्जॉर्ब करने के कारण से। ट्रांसपिरेशन का पुल चाहिए भैया, ट्रांसपिरेशन का पुल चाहिए, मतलब स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, और वाटर लॉस होने के कारण से यहाँ पर एक पुल, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो प्रेशर हमें चाहिए, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट सक्शन एंड मेजर फोर्स ड्यूरिंग डे के समय बहुत सारा ट्रांसपिरेशन से बहुत सारा इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ये सिंपल फिजिकल फोर्स है और ये ज़रूरी है लंबे बड़े पेड़ों के लिए। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मतलब लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट स्टोमेटा, हेल्प्स एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट एंड हेल्प्स टेम्परेचर रेगुलेशन। हाँ, टेम्परेचर रेगुलेशन भी चाहिए, बाकी ये तो हम लोग लगभग दूसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म में क्या क्या है, 3 टाइप की मैकेनिज्म है। लोकेशन कहाँ है, जाइलम में होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, 3 टाइप की मैकेनिज्म है। रूट प्रेशर मोर इंपॉर्टेंट एंड नाइट,
नाइट में हमें रूट प्रेशर चाहिए, डे में हमें चाहिए ट्रांसपिरेशन पुल चाहिए। ये सिंपल फिजिकल फोर्सेस है। रात में रूट प्रेशर, डे में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स क्रिएट सक्शन एंड मेजर फोर्स ड्यूरिंग डे। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को डिटेल में बताया। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट स्टोमेटा, हेल्प्स एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट, हेल्प्स टेम्परेचर रेगुलेशन। यार इसमें 2-3 बातें एनसीईआरटी पे घुमा करके दे रहा है ताकि बात पक्की हो, ताकि वो उससे आपसे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन पूछ पाए। ओके, नाउ फूड ट्रांसलोकेशन के बारे में अब हमको पढ़ना है। हमने कुछ मिस किया है यहाँ, क्या अपवर्ड मूवमेंट है बस, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग फूड के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन मतलब किसका काम है? ये है फ्लोएम का काम। ओके, लोकेशन फ्लोएम। सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स, उसके 2 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल फ्लोएम के। अब सब्सटेंस कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है इसमें? सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड्स डेफिनेटली, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब स्टार्च वगैरह। ठीक है, डेस्टिनेशन इसका क्या है? स्टोरेज ऑर्गन्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब जगह जाता है। ग्रोइंग ऑर्गन्स में भी इसको जाना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या है भाई इसका? मैकेनिज्म ये है कि यूटिलाइजेज एनर्जी, एटीपी। मैकेनिज्म ये एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। मटेरियल सुक्रोज ट्रांसफर्ड यूजिंग एनर्जी। ओके, एनर्जी मटेरियल जो रहता है, एनर्जी का यूज करके सुक्रोज का ट्रांसफर किया जाता है एटीपी का यूज करके। इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे बताया ना कि ट्रैवलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, जैसे चना फूल जाता है वैसे ही पानी घुस घुस के, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। वाटर मूव्स इन, प्रेशर मूव्स मटेरियल। ठीक है, यानी एनर्जी का देखो इस प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है? एटीपी का यूज होगा, इससे सुक्रोज वगैरह ट्रांसफर होगा। इससे जब सुक्रोज आ गया एनर्जी से, राइट, इसको ऐसे समझो यार। ठीक है, मान लो ये रूट्स हैं, अब इसके अंदर मतलब फूड की हम बात करें फ्लोएम, तो ये क्या करता है? पहले एटीपी का यूज करता है, फिर यहाँ पे सुक्रोज का डिपॉजिट कर देता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल में, है ना। उसके बाद में क्या हुआ? अब यहाँ पर ऑस्मोसिस से वाटर आने लग गया, है ना। ऑस्मोसिस से डेफिनेटली वाटर आने लग गया। अब उसके बाद में वाटर मूव्स इन, प्रेशर मूव्स मटेरियल। अब इस प्रेशर से क्या होता है? ये जो फूड है अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है एंड सो ऑन। तो ये मूव्स अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड्स। ये देखो, ये बहुत ही सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे मैकेनिज्म काम करता है फूड का, राइट। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका माइंड मैप आपने बना लिया होगा। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है कि भैया इतने सारे पेज को क्या हम समराइज कर सकते हैं और कैसे समराइज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का समरी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का समरी देखो, ये एकदम लगभग 150 वर्ड्स में कर दिया है कि हमने एक्चुअली क्या पढ़ा। Human transportation involves the heart which pumps blood to distribute oxygen, nutrients and waste products. Blood pressure measured using a sphygmomanometer ensures proper circulation. Arteries carry blood away from the heart while veins return it. Platelets help clot blood, prevent excessive bleeding, while lymph drains excess fluid and fat from tissues. Very good. In plants, xylem transport water and minerals from root, leaves, while आप इसको ना पॉज करके जरा पढ़ो कि एक एक जो एनसीईआरटी है, पहले पॉज करो, पढ़ लिया। अब आप देखो कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एक पेज के जो मेन चीजें हैं, इवन एक्टिविटी भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि एक्टिविटी 5.7 इन्वॉल्व्स विजिटिंग हेल्थ एंड वेटरनरी सेंटर्स टू अंडरस्टैंड हीमोग्लोबिन लेवल्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंसिडरिंग एज एंड जेंडर डिफरेंसेस। वाओ। एंड एक्टिविटी 5.8 demonstrates how water is transported in plants, highlighting the significance of transpiration and its role in nutrient absorption and temperature regulation. Great. तो ये जो है, ये आपको पूरा सब कुछ भूल जाओ, आप वापस यहाँ से शुरुआत करो, समरी पढ़ो, उसके बाद में माइंड मैप पे आओ, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो। अमेजिंग, अमेजिंग। और यहाँ रुको मत,
ये जो सेक्शंस है जैसे 5.4.1 अवर पम्प द हार्ट लिम्फ ब्लड प्रेशर, 5.4.2 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसके बारे में आप ब्लैंक स्पेस में लिखो। समझने के बाद में इसकी समरी यानी 100 वर्ड्स में, 75 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में इस सेक्शन के बारे में लिखो, तब सही मायने में आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे। और आपको क्या आपके ब्रेन में घुसा वो जब तक आप बाहर नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लर्न किया या नहीं किया। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल। ये एक मेथड है, आप ऑफलाइन वे में ऐसे कर सकते हो, कॉपी में ऐसे कर सकते हो, करना चाहिए आपको। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं, मैंने आपको बताया था कि कॉपी में आप क्वेश्चन इस तरफ लिखो, आंसर इस तरफ लिखो, कॉपी को मोड़ दो, फ्लैश कार्ड बना लो और वैसे एक्टिव रिकॉल करो। एक तरफ क्वेश्चन देखो, एक के नीचे एक मत लिखो, एक एक तरफ लिखो, ठीक है। और उसके बाद में आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फिर आंसर देखो यहाँ पर, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आंसर देखो यहाँ पर, और ऐसे गैप में आप रिकॉल करते रहो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना आपको समय मिले, तो ये क्वेश्चन आप याद कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर है कहाँ? ओह माय गॉड, इतने सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए बनाया है फ्री एंकी ऐप पे, जिसको आप फ्लैश कार्ड के थ्रू, जैसे ये मैंने एक डेमो दिया कि फ्रंट साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, बैक साइड में आपको आंसर दिखेगा, और यहाँ पर आप इसको फीडबैक दे सकते हो। यदि आपने गुड दिया तो 10 मिनट में वो क्वेश्चन फिर से आकर के एक बार टेस्ट करेगा, फिर अगले दिन आपको टेस्ट करेगा। तो ऐसे ही फ्लैश कार्ड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप अच्छे से कर सकते हो। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये हमने तैयार कर दिए हैं आपके लिए, ताकि एनसीईआरटी की जितनी भी लाइन बाय लाइन्स हैं, यहाँ पर लाइन बाय लाइन से कुछ यदि मिस हो गया माइंड मैप में, कुछ हो गया मिस हो गया समरी में, तो वो यहाँ पे फ्लैश कार्ड से कवर हो जाए, सारा कुछ फ्लैश कार्ड से कवर जाए। आप पॉज करके देखो कितने सारे लाइन बाय लाइन के क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं यहाँ पर, और इंटेक्स क्वेश्चन के भी आपको मिलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, जो कि फ्लैश कार्ड्स में मैंने दे दिए हैं। और ये एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन टेक्निक का एक बहुत अच्छा आपका मोबाइल एडिक्शन भी दूर करेगा। सही मायने में जो फ़ोन है उसका पढ़ाई में आपको काम आएगा। और आप एक बार ये फ्लैश कार्ड करके देखिए, ये आपका पर्सनल स्टडी बडी है। इसके बारे में मैंने डिटेल में और 1-2 वीडियोज़ में पीछे बताया है और डेमो भी आपको दिया हुआ है, तो आप उसको जाकर के चेक कीजिए। और ये फ्लैश कार्ड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अब यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट फाइनल एक्सक्रीशन वाले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक आप पिछला रिवीजन करते रहिए।